हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 9, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में जानेंगे, इसके महत्व को देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल जी के मान का परिकलन करेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति को देखेंगे, द्रव्यमान के बारे में जानेंगे, भार के बारे में जानेंगे, प्रणोद तथा दाब को देखेंगे, उत्प्लावकता क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत देखेंगे और चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि चैप्टर में हमने क्या सीखा। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7 तथा 8 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई पर ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर ना गति करके बल्कि पृथ्वी की ओर गति करता रहता है। ये किसने बताया था? आर्किमिडीज ने। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते नहीं देखते हैं। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए एक्टिविटी 7.11 पर विचार करें। यहाँ एक्टिविटी 9.1 है, इसको देखते हैं। धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांध दीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, धागे के किनारे पर छोटा पत्थर बंधा हुआ है। धागे के दूसरे किनारे को पकड़कर पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए, जैसा कि फिगर 9.1 में आपको दिखाया गया है कि पत्थर द्वारा नियत परिमाण के वेग से वृत्ताकार पथ में गति हो रही है। पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की गति को दिशा को देखिए कि क्या पत्थर अभी भी वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। क्या जिस पॉइंट पे वो छोड़ा गया था उसी पॉइंट से सीधी रेखा में वो गति करता है। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है, मतलब अर्थात उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल
केंद्र की ओर लगता है। मतलब उस पत्थर की वृत्ताकार पथ में जो गति हो रही है, उसके मार्ग, उसकी जो दिशा परिवर्तित हो रही है, जो उस पर त्वरण लग रहा है वो केंद्र की ओर लग रहा है। और इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। मतलब जिसके कारण कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उस पर एक बल कार्यरत होता है जो कि केंद्र की ओर कार्यरत होता है, और उस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। अगर ये बल ना लगे तो पत्थर जो है वृत्ताकार पथ पर गति ना करके अगर जिस पॉइंट पे छोड़ा जाए उसी बिंदु से सीधी रेखा पे निकल जाएगा। आगे देखते हैं। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा है। हम वृत्त की स्पर्श रेखा जानते भी हैं, यहाँ दिया भी गया है। जैसे कि किसी वृत्त पर किसी भी बिंदु से गुजरने वाली रेखा, यहाँ पे देख सकते हैं स्पर्श रेखा देख सकते हैं। AC जो है, ABC, B जो है वृत्त का पॉइंट है और उससे गुजरने वाली रेखा AC है जो कि इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये रेखा ऐसे जाके एक बिंदु पर मिली फिर एक बिंदु पर मिली, तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। केवल एक ही पॉइंट पे आप देख रहे हैं, केवल B पॉइंट पर ही मिल रही है, उसके आगे नहीं मिल रही है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। इस चित्र में सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। आगे देखते हैं। वृत्त के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। पृथ्वी के चारों ओर, यहाँ आपको एक जानकारी मिल रही है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा कैसे गति कर पा रहा है, क्यों वो वृत्ताकार पथ पर चल पा रहा है, क्यों वो सीधी रेखा में नहीं निकल जाता है या फिर पृथ्वी की ओर गिर क्यों नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस पर एक बल कार्यरत है जो कि केंद्र की तरफ लगता है, और वो क्या है? अभिकेंद्र बल है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। पृथ्वी मतलब जो आकर्षण बल लगाती है उसी के द्वारा केंद्र बल उत्पन्न होता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। मतलब जैसे देखा आपने कि वृत्त की स्पर्श रेखा देखी, उसी रेखा में जहां पे वो रहेगा उसी रेखा में सीधे निकल जाएगा। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? मतलब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि प्रत्येक वस्तु, मतलब इस विश्व में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो अगर पृथ्वी सेब को आकर्षित कर रही है तो सेब भी तो पृथ्वी को आकर्षित कर सकता है। यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देखते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। गति का तीसरा नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो वह दूसरी वस्तु भी प्रतिक्रिया के रूप में उस वस्तु पर उतने ही परिमाण का किंतु विपरीत बल लगाती है। लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने पढ़ा है कि त्वरण जो है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका त्वरण कम होगा, और द्रव्यमान कम है तो त्वरण ज़्यादा होगा। तो हम समझ रहे हैं सेब और पृथ्वी में से किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा? पृथ्वी का, और पृथ्वी का त्वरण भी कम होगा। मतलब पृथ्वी की गति में परिवर्तन कम होगा, और सेब का द्रव्यमान कम है तो उसका त्वरण ज़्यादा होगा, उसके वेग में परिवर्तन ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं। समीकरण 8.4 में पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, जैसा कि हमने आपको बताया, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच बल विद्यमान है। एक बल विद्यमान है, जैसे कि हमने देखा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक बल विद्यमान है, और वो कौन सा बल है? अभिकेंद्र बल। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब तथा चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बस यही कारण ये है कि द्रव्यमान जिसका ज़्यादा रहेगा उसका त्वरण कम होगा, और वो ज़्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर पाती है।
वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और ये वस्तुएं जो एक दूसरे पे आकर्षण बल लगा रही हैं, इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल देख सकते हैं। इसके बारे में समझ गए क्या? ये हमने देखा कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब जो बल लगता है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी अगर वे एक वस्तु m1 है दूसरी m2 है तो दोनों के गुणनफल के m1 इंटू m2 के समानुपाती होती है। मतलब ये जो बल है, फोर्स जो है, प्रोपोर्शनल है किसके? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के, मतलब मल्टीप्लिकेशन के। आप ये देख सकते हैं, इसके बारे में ये समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, लेकिन तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और उनके बीच की दूरी जो है, ये फोर्स, ये बल जो है, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग के, दूरी को हम r से डिनोट करें तो उसके वर्ग के, दूरी के वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर दूरी ज़्यादा है तो बल कम है, और बल ज़्यादा है और दूरी कम है तो बल ज़्यादा लगेगा। अगर उनके बीच दूरी ज़्यादा है तो बल कम लगेगा, और उनके बीच दूरी कम है तो बल ज़्यादा लगेगा। मतलब व्युत्क्रमानुपाती, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं यहाँ पे। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। मतलब दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा, जो कि यहाँ देख रहे हैं आप, दिया गया है D। हमने R माना था, इन्होंने D रखा है उसे। और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब d² के व्युत्क्रमानुपाती होगा ये बल। और इस बल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है आपका? F = G इंटू m1 इंटू m2 बाई d²। यहाँ पे r² भी कुछ ले सकते हैं, दूरी को जिससे आप डिनोट कर रहे हो। यहाँ g क्या होता है? वैसे तो प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमने क्या यूज कर लिया है? इसको, g को। और g क्या है यहाँ पे? यही है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये जो कैपिटल G है, क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आगे देखते हैं वो फॉर्मूला कैसे आया, कैसे निकालेंगे उसके बारे में। मान लीजिए कैपिटल M तथा M स्मॉल m द्रव्यमान के दो पिंड हैं। मतलब उनके द्रव्यमान को दिखाने के लिए अलग अलग मान लिया है कि स्मॉल m और कैपिटल M से। दोनों पिंड A तथा B एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हैं, जो कि फिगर ऊपर आपको दिखाया गया है यहाँ पे 9.2 में, उसी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, अर्थात F प्रोपोर्शनल है m इंटू m के, कैपिटल M इंटू स्मॉल m के, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं m1 एंड m2 करके। तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/d²। अब इक्वेशन 9.1 और 9.2 से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? F प्रोपोर्शनल कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई d²। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाकर उसकी जगह कांस्टेंट को रखते हैं G, किसका कौन से कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं? कैपिटल G का, जहाँ G क्या है? आनुपातिकता का स्थिरांक है, और इसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। वज्र गुणन करने पर जो इक्वेशन 9.4 है, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? F इंटू d² इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। और G इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? अगर हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो हमने कैपिटल G माना है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला निकाले तो क्या प्राप्त होगा हमें? ये F इंटू d² बाई M इंटू M, कैपिटल M इंटू स्मॉल m। अब इक्वेशन ये जो 9.5 आपको प्राप्त हुआ है में समीकरण 9.5 में दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें G के SI मात्रक प्राप्त होंगे। अगर G का SI मात्रक निकालना हो तो हम बल का मात्रक रख सकते हैं तथा दूरी मात्रक रख सकते हैं और द्रव्यमान का मात्रक रख सकते हैं, तो हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या प्राप्त होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
हेनरी कैवेंडिश जो कि एक वैज्ञानिक हैं, हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके कैपिटल जी का मान ज्ञात किया। अगर पूछा जाए कैपिटल जी का मान किसने दिया है तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया है। और कैसे दिया? एक सुग्राही तुला का उपयोग करके। जी का मान उन्होंने क्या दिया था? जी का वर्तमान मान्य मान क्या है जिसे हम मानते हैं? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमने ऊपर से ही ये इसकी यूनिट निकाली थी। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कीजिए। क्या हम जिनके पास बैठे हैं, क्या हम दोनों के बीच में भी, या आप और उनके बीच में, जिसके पास आप दोस्तों के पास बैठे हैं, कोई आकर्षण बल काम कर रहा है? निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं कर पाते। शायद हो सकता है ये दोनों बल बराबर मात्रा में लग रहे हों और एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हों, अर्थात संतुलित कर दे रहे हों, इसलिए आप अनुभव नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं, इसे भी जानें। यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है। क्यों सार्वत्रिक है? क्योंकि ये सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हों या छोटी, चाहे ये खगोलीय हों या पार्थिवी। अब देखते हैं व्युत्क्रम वर्ग। एफ और डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, एफ जो है बल जो है डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस कथन का अर्थ क्या है कि यदि डी को 6 गुना कर दिया जाए तो एफ का मान 36वां भाग रह जाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल 9.1 दिया गया है, इसको देख लेते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान जो कि 6 × 10⁻24 kg है, इसको आप माइंड में रख सकते हैं, तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी दी गई है 3.84 × 10⁵ km यानी किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो F = हमने क्या पढ़ा? G/m1/m2/d²। तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमें दिया गया है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से वैल्यू पुट करके हमें क्या प्राप्त होगा? 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। क्योंकि बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अतः पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल क्या है? 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। ये हमें प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन आपको दिखते हैं इसकी वीडियो अलग से आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। इसको देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इसका, निकालते क्यों हैं हम, इसकी ज़रूरत क्या पड़ जाती है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण है ये। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का कारण है, तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल पर ही निर्भर करता है। आगे देखते हैं मुक्त पत्तन के बारे में। मुक्त पत्तन का अर्थ जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ एक्टिविटी 9.2 दी गई, इसको देखते हैं। एक पत्थर लीजिए, इसे ऊपर की ओर फेंकिए। एक निश्चित ऊंचाई तक पहुँचता है और तब नीचे गिरने लगता है। ये पत्थर एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है और ऊपर फिर नीचे गिरने लगता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। देखो, पृथ्वी जो जिस आकर्षण बल से अपनी तरफ वस्तुओं को खींचती है उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पत्तन में हैं। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने देखा कि ऊपर से नीचे गिरती वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है? अगर उसकी चाल में परिवर्तन, अब यहाँ दिशा तो परिवर्तित हो नहीं रही है, दिशा तो बोला गया है कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो अगर उसकी चाल में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं वेग में परिवर्तन तब होता है जब वस्तु की चाल में परिवर्तन हो जाए या उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो जाए। अब यहाँ पे बोला गया है दिशा में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो कम से कम चाल में परिवर्तन होना चाहिए। और चाल में परिवर्तन कब होगा? अब देखते हैं
लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है, अर्थात उसके चाल में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है, चाहे वो चाल में परिवर्तन हो चाहे उसकी दिशा में हो। जब भी कोई, आगे देखते हैं, वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है क्योंकि वस्तु के चाल में परिवर्तन हो रहा है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से उसको खींच रही है उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उस वस्तु पर जो त्वरण लग रहा है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे स्मॉल जी से निर्दिष्ट करते हैं। स्मॉल जी के मात्रक वही है, स्मॉल जी का मात्रक वही है जो त्वरण का होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं गति के दूसरे नियम में हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। गति के दूसरे नियम से हमने बल को निकालने का एक फॉर्मूला पाया था, बल की परिभाषा पाई थी, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F = m/a, ये हमने देखा था। आगे देखते हैं, मान लीजिए कि एक्टिविटी जो 9.2 देखी हमने में पत्थर का द्रव्यमान m है और हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे स्मॉल जी से निर्दिष्ट करते हैं, जो कि ऊपर हमने देखा भी। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण F द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। वहाँ पे त्वरण जो a से हम निर्दिष्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे हम गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? स्मॉल g का यूज करेंगे। अब इक्वेशन 9.4 और 9.6 से हम क्या प्राप्त करते हैं? f की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? mg 9.6 में पुट कर रहे हैं। 9.6 में प्राप्त हुआ F = mg और 9.5 में हमने देखा, 9.4 में देखा था F = g × m1 × m2/d², ये था। तो F = mg अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अब अगर हम दोनों तरफ से mm को कैंसिल कर देते हैं, दोनों तरफ से mm को कैंसिल कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा, g = G m/d²। आप देख सकते हैं जहाँ पर m जो है, जो ये कैपिटल M है, वो क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। कैपिटल M जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा स्मॉल d वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, जैसा कि इक्वेशन 9.7 में है। दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या है, r के बराबर है। जो ये दूरी है वो d पृथ्वी की, ये दूरी d जो है पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर है होगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए mg = g × M × स्मॉल m/r²। अब d की जगह उन्होंने क्या रख दिया? r, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर वस्तु है या तो उसके समीप है, तो पृथ्वी उस वस्तु की दूरी जो है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही है, तो r वहाँ पे रख दिया इन्होंने। और m से m कैंसिल कर देंगे तो प्राप्त होगा स्मॉल g = G × M/R²। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैपिटल M है पृथ्वी का द्रव्यमान है और कैपिटल R जो है यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या है, जो कि वस्तु की पृथ्वी और वस्तु से दूरी है, उसी की जगह पर रखा गया। और g जो है कैपिटल, वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। मतलब पृथ्वी जो है एक गोला नहीं है, एक ऐसा ओवल टाइप का बताया गया, आपको एग्जैक्ट बन नहीं रहा है, ऐसा अगर आप मान लेते हैं तो यहाँ पे ध्रुवों पे आप देख रहे हैं और यहाँ पे विषुवतीय वृत्त की ओर जाने पे क्या हो रही है? इसकी त्रिज्या बढ़ रही है। इसलिए g जो स्मॉल g है, गुरुत्वीय त्वरण जो है, उसका मान जो है, जब यहाँ पे त्रिज्या बढ़ रही है, क्योंकि त्रिज्या जो है विषुवतीय वृत्त पर बढ़ रही है, तो वहाँ पर स्मॉल g का मान कम हो जाएगा और ध्रुवों पर विषुवतीय वृत्त की अपेक्षा इसका स्मॉल g का मान ज़्यादा होगा। जहाँ त्रिज्या कम होगी वहाँ स्मॉल g का मान ज़्यादा होगा और जहाँ त्रिज्या ज़्यादा होगी वहाँ स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी स्मॉल g व्युत्क्रमानुपाती है कैपिटल R के वर्ग के। आप ऐसे देख सकते हैं।
अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या उसके पास g के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण 9.7 से ज्ञात किया जा सकता है, जो कि हमने ऊपर देखा है 9.7 इक्वेशन। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं पृथ्वी से दूर जाने पर। आगे देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान का परिकलन, उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमने उससे पहले कैपिटल जी की वैल्यू निकाली थी 6.67 इंटू 10 पावर माइनस समथिंग करके था, तो उसी तरीके से अब हम स्मॉल जी की वैल्यू निकालेंगे जो कि 9.8 आती है, और जनरली कहीं कहीं पे उसको 10 मान लिया जाता है, लेकिन वैसे उसकी वैल्यू 9.8 प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान का परिकलन करने के लिए हमें समीकरण 9.9 जो कि ऊपर हमने देखा में कैपिटल जी और पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या के मान रखने होंगे। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, तो और पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 इंटू 10 पावर 24 केजी है, और पृथ्वी की त्रिज्या यानी आर कितना है 6.4 इंटू 10 पावर 6 है। आगे देखते हैं और इसकी वैल्यू इक्वेशन 9.9 में रखते हैं, जो कि इक्वेशन ये था। जब हम वैल्यू को रखते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें जी की स्मॉल जी की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है 9.8। ये स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा 9.8, और उसका मात्रक क्या होगा जो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, यह समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस बड़ी या ठोस खोखली या ठोस बड़ी या छोटी किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेंगी। आइए क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ एक्टिविटी 9.3 दी गई है, इसको देखते हैं। कागज की एक सीट तथा एक पत्थर लीजिए, दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराइए। देखिए क्या दोनों धरती पर एक साथ पहुँचते हैं। हम देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से गिरता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक है, और इसीलिए कागज जो है पत्थर से देर से पृथ्वी पर पहुँचती है। इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार से करें जहां वायु का प्रतिरोध ना हो, जिसमें से हवा निकाल दी गई हो, तो कागज तथा पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। हम जानते हैं कि मुक्त पत्तन में और क्यों नीचे गिरेंगे, क्योंकि जो हमने देखा है कि हम जानते हैं ऊपर से नीचे वस्तुएं क्यों गिरती हैं, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो चाहे कागज हो या पत्थर, दोनों ही एक साथ गिरेंगे अगर उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो। जैसे कि पहली स्थिति में हमने देखा कि वायु का प्रतिरोध लग रहा था, और जब हम इसको कहाँ कर रहे हैं, कांच के जार में कर रहे हैं जहाँ वायु नहीं है, तो दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगी। हम जानते हैं कि मुक्त पत्तन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 9.9 जो कि ऊपर हमने देखा है, वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण जी स्मॉल जी इज इक्वल टू, हमने देखा था ना ऊपर इक्वेशन, ये आप देख सकते हैं, ये है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर, यही इसी की बात कर रहे हैं हम। से वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जो कि हमने अभी आपको बताया, और ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली हों या ठोस, बड़ी हों या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार, जो कि इटली में है, से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। क्योंकि पृथ्वी के निकट कैपिटल जी का मान स्थिर रहता है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर कैपिटल जी रखने पर भी मान्य रहेंगे। मतलब जो हमने गति के समीकरण तीनों देखे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वहाँ पे अब हम ए की जगह जहाँ पे त्वरण के जगह पे ए है, वहाँ पे हम स्मॉल जी पुट कर
कर देंगे और हमें जो मान मिलेगा, जो वैल्यू प्राप्त होगी, उससे नए इक्वेशन बनेंगे जहाँ पर स्मॉल जी u एवं v क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम वेग हैं तथा s वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है, समय t है, दूरी s है। इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण a वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा है तो हम उसको धनात्मक लेंगे, त्वरण a को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा के विपरीत हो। मतलब अगर कार इस तरफ गति कर रही है और उस पर ब्रेक लगाएंगे, मतलब उसको रोकने के लिए करेंगे तो बल इस दिशा में लगेगा, तो वहाँ पे त्वरण जो होगा नेगेटिव लिया जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है 9.2। इसको देखते हैं। एक कार किसी कगार से गिरकर मतलब ऊंचाई से गिर रही है, 0.5 सेकेंड में धरती पर गिरती है। मतलब समय कितना ले रही है वो 0.5 सेकेंड का। परिकलन में सरलता के लिए g का मान 9.8 ना लेके 10 लेना है। यहाँ पे g मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कैलकुलेट क्या करना है, धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, यानी उसका अंतिम वेग क्या होगा, और 0.5 सेकेंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, और धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, मतलब उसने कितनी दूरी तय की है। चलिए देखते हैं। समय जो कि 0.5 सेकेंड दिया गया था। प्रारंभिक वेग u मतलब ऊपर से गिर रहा है जहां वो विरामावस्था में था, तो प्रारंभिक वेग 0 लेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान बोला गया है 10 लेने के लिए, 10 लेने के लिए कार का त्वरण निकालते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे ही गिर रही है और गुरुत्वीय त्वरण हम जानते हैं ऊपर से नीचे की ओर ही लगता है, तो यहाँ पर हम धनात्मक लेंगे क्योंकि अधोमुखी है। अब हम देखते हैं, पहले तो चाल कैलकुलेट करते हैं उसकी। v = at इक्वेशन से v का मान अब हमें नहीं मालूम, a का मान पता है 10 है और t का मान 0.5 है, तो इस तरह से हमको v की वैल्यू 5 मीटर प्रति सेकंड मिलेगी जो उसका अंतिम वेग है। और औसत चाल कैसे होगा, औसत चाल हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं u + v/2 करके, और u जानते हैं 0 है, v 5 प्राप्त हुआ है बाई 2, तो हमें औसत चाल प्राप्त हो जाएगी 2.5 मीटर प्रति सेकंड। और इन्होंने पूछा था तय की गई दूरी, मतलब वो कगार कितनी ऊंचाई पर है, तो उसको निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। s = ut + ½ at²। फार्मूला क्या था, s = ut + ½ at²। चूँकि u 0 है तो ये t मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ut ना लिखकर केवल ½ at² लिखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल ½ at² लिखा है, तो ½ a की जगह 10 और t की जगह 0.5 का स्क्वायर, तो वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है 1.25, जो कि ये तय की गई दूरी यानी उसका कगार है, कगार की ऊंचाई है। अब हम देखते हैं जो कि आंसर हमें प्राप्त हुआ। धरती पर टकराते समय इसकी चाल क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड, और तय औसत चाल क्या प्राप्त हुई हमें 2.5 मीटर प्रति सेकंड, और धरती से कगार की ऊंचाई क्या प्राप्त हुई 1.25 मीटर। अब हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल दिया गया है 9.3। इसको देख लेते हैं। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब ऊपर से नीचे गिरते वक्त गुरुत्वीय त्वरण तो धनात्मक था, लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंका जाएगा कोई चीज़ तो गुरुत्वीय त्वरण यहाँ ऋणात्मक लिया जाएगा, और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक, मतलब दूरी कितनी दी गई है 10 मीटर पहुंचती है। परिकलन क्या करना है, वस्तु मतलब कैलकुलेट क्या करना है, निकालना क्या है, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई थी, मतलब उसका प्रारंभिक वेग u निकालना है, और वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, और उसके समय को कैलकुलेट करना है। अब हम देखते हैं, तय की गई दूरी यानी यस दिया गया है 10 मीटर, अंतिम वेग वहां पहुंचने के बाद किसी भी अंतिम ऊंचाई पर जब वो पहुंचेगी उसका वेग 0 हो जाएगा, तभी तो नीचे आएगी वो, तो अंतिम वेग हम 0 लेंगे, और गुरुत्वीय त्वरण का मान हम 9.8 रखेंगे। जब तक कि आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग से ना रखने के लिए बोला जाए तब तक हम गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 ही रखते हैं। अब हम गुरुत्वीय त्वरण a = यहाँ पे -9.8 इसलिए लेंगे क्योंकि हमने बताया था कि ऊपर से नीचे आते वक्त गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक लगता है, और हम क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक लेंगे। तो इक्वेशन v² = u² + 2as में वैल्यू पुट करते हैं। v का मान क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वस्तु की गति 0 हो जा रही है तो 0 लिखेंगे। 0 = u², और u हमें नहीं पता है, हम प्रारंभिक वेग ही निकाल रहे हैं,
2 और a की जगह -9.8 और यस की जगह 10 रखा है। वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, वैल्यू को हम रखते हैं। देखिए -2 इंटू 9.8 इंटू 10 है, तो इनको मल्टीप्लाई करके √194 है। u का u स्क्वायर था, दोनों तरफ का वर्गमूल कर देते हैं, अंडर रूट दोनों तरफ कर देंगे तो यहाँ u प्राप्त हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। √196 किसकी वैल्यू है, 14 का स्क्वायर का होता है, तो हमें 14 प्राप्त हो गया। तो प्रारंभिक वेग मतलब किस ऊंचाई से वो वस्तु ऊपर फेंकी गई थी, किस वेग से, तो 14 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंकी गई थी। ये कैलकुलेट हो गया। अब देखते हैं दूसरा, हमें लिया गया समय पूछा गया था, तो फिर इक्वेशन में रखते हैं v = u + at। v का मान 0 है क्योंकि ऊंचाई पर हम जानते हैं पहुंचने के बाद उसका वेग 0 हो गया था, 0 हो गया था। u का मान हमने यहाँ निकाला है तो यहाँ 14 रखेंगे और हम जान रहे हैं त्वरण को हम नेगेटिव ले रहे हैं, -9.8 इंटू टी को ही निकालना है हमें, और टी को पक्षांतर कर लेते हैं या फिर 14 को उधर ले जाइए और बाई 98 हो जाएगा। टी को उधर ले जाएंगे और फिर 9.8 इधर आ जाएगा, तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी 1.43 सेकेंड, जो किस समय प्राप्त हुआ है। तो प्रारंभिक वेग हमें 14 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त हुआ और लिया गया समय हमें 1.43 सेकेंड प्राप्त हुआ, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। अब हम देखेंगे द्रव्यमान के बारे में। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। अनुभाग 8.3 में जो पढ़ा था हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण उतना ही कम होता है, और जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होता है। ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। भार के बारे में देखते हैं। वैसे सामान्य भाषा में हम द्रव्यमान और भार को एक ही समझते हैं, लेकिन देखते हैं वो अलग अलग कैसे है। हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, यानी पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण होता है उस पर निर्भर करता है, जी पर, स्मॉल जी पर। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। आपने ये देखा, किसी वस्तु का भार क्या है, वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। मतलब पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से खींचती है वही उस वस्तु का भार कहलाता है। ये आप भार की परिभाषा के तौर पे देख सकते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। और बल = द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। हम त्वरण की जगह पे गुरुत्वीय त्वरण के रखेंगे तो F = mg आएगा, यानी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल जो F = mg प्राप्त हो रहा है वही वस्तु का भार होगा। मतलब भार, वेट, जिसको W से डिनोट करेंगे, और = mg प्राप्त हुआ है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। मतलब भार का भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि वो वही बल ही तो है। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। ये भी एक डेफिनेशन के तौर पे है भार का। इसे W से निर्दिष्ट करते हैं, वेट से। इसे समीकरण 9.14 में प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब F की जगह W रखते हैं, तो W = mg आपको प्राप्त हो रहा है, इक्वेशन 9.15। क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, अतः भार का SI मात्रक वही है जो बल का है, अर्थात न्यूटन है। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भार क्या है, एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। इसलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान अर्थात m के समानुपाती होता है। वस्तु का भार जो होता है वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात W प्रोपोर्शनल होता है
m के। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का माप जो है पृथ्वी के समीप लगभग समान यानी स्थिर ही रहता है, इसीलिए हम वेट को द्रव्यमान के तौर पे ले लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर हो, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि g का मान स्थान पर निर्भर करता है। हम जानते हैं भार W बराबर mg होता है, और जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित होगा, जिस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वो उसका भार भी उसी रूप से परिवर्तित हो जाएगा, वस्तु का भार भी उस स्थान पर उसी रूप से परिवर्तित हो जाएगा। अब देखते हैं किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। मतलब पृथ्वी पर भार अलग है और चंद्रमा पर भार अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होगा और वहाँ पर चंद्रमा द्वारा लगाया गया आकर्षण बल होगा, जो कि अलग अलग होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाएगी। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा चंद्रमा पर इसका भार Wm है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा इसकी त्रिज्या कैपिटल RM है। यहाँ m इसलिए लगाया गया मून के, जैसे आप देख सकते हैं स्मॉल m मून के लिए यूज हो रहा है। नीचे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार प्राप्त हो जाएगा आपको W = G × M × M बाई कैपिटल M × स्मॉल m बाई R²। और यहाँ नीचे बेस में m लगाने का मतलब है ये, मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार W है, मतलब बेस में E लगा है, अर्थात अर्थ पर है। पृथ्वी का द्रव्यमान m है कैपिटल M तथा इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। यहाँ टेबल 9.1 दिया गया है, इसको देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है kg में, त्रिज्या दी गई है मीटर में, और चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या दी गई है। यहाँ पे बोल रहे हैं इक्वेशन 9.9 तथा 9.15 से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, WE मतलब अर्थ पर, बेस में E लगा है मतलब अर्थ पर वस्तु का भार, G × कैपिटल M × स्मॉल m बाई R²। समीकरण 9.16 तथा 9.17 में सारणी 9.1 से उपयुक्त मान रखने पर, जो ऊपर वैल्यू दी गई थी, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, उस वैल्यू को रखते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें पृथ्वी पर वस्तु का भार क्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1.474 × 10⁻11 G × स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान। अब आगे देखते हैं इक्वेशन 9.18a और b से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मून पर वेट बाई अर्थ पर वेट, जो कि क्या प्राप्त हो रहा है 1/6। यानी वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान अगर 1 है तो पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये दोनों का रेशियो दिया गया है 1:c। मतलब अगर किसी वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान 1 है तो उसका पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है 6 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ पृथ्वी पर वस्तु का भार, मतलब वस्तु का पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 9.4 को देख लेते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। अब हम देखते हैं वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया है 10 किलोग्राम, और पृथ्वी पर का गुरुत्वीय त्वरण क्या है, हम जानते हैं 9.8, और भार का जो फॉर्मूला हमने निकाला था W = mg, और m की जगह 10 और g की जगह 9.8 पुट कर देंगे तो हमें 98 न्यूटन प्राप्त होगा। हमने देखा था ऊपर कि भार का मात्रक वही है जो बल का मात्रक है, क्योंकि भार क्या है, किसी वस्तु का भार क्या है, जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इसीलिए भार का मात्रक वही है जो बल का मात्रक है, जो कि हमें क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे वस्तु का भार 98 न्यूटन।
आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल है 9.5। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। वैसे तो हमने देखा ही है ऊपर कि पृथ्वी पर जितना भी है उसका 1/6 कर दो, तो 10/6 हम करेंगे, 10/6 करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी 1.67 न्यूटन। अतः चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा 1.67 न्यूटन। अब हम देखते हैं प्रणोद तथा दाब के बारे में। क्या कभी आपने सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है। सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है, एक सतत चेन पर क्यों टिका होता है। किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं। काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है, मतलब नुकीला क्यों बनाया जाता है उसको। आगे देखते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तथा इनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल अर्थात प्रणोद तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल अर्थात दाब की धारणा से परिचय कराना सहायक होगा। यहाँ पे आप प्रणोद और दाब की परिभाषा देख सकते हैं कि दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यहाँ इन दोनों की परिभाषा आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रणोद तथा दाब का अर्थ समझने के लिए आइए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। पहली सिचुएशन क्या है देखते हैं। किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसा कि फिगर 9.3 में नीचे आपको दर्शाया गया है। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठे से, जैसा कि ये बच्चा दबा रहा है, दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष यानी चपटे भाग के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह अर्थात पृष्ठ पर के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगता है। आप देखेंगे कि पिन जो है ऐसे गोल होगा और जो है उसका वो नुकीला होगा, मतलब इस पर आप बल लगा रहे हैं और लग कितना रहा है, बहुत छोटे से क्षेत्र पर लग रहा है। ऐसा क्यों है, पिन को नुकीला क्यों बनाया गया है। ये देखिए आपको फिगर में आपको दिखाया गया है पिन के नुकीले भाग को, आप यहाँ देख सकते हैं। देखते हैं क्यों ऐसा है। स्थिति 2 है। आप शिथिल यानी ढीले रेत पर खड़े होते हैं। आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। अब रेत पर लेटिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता है। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार ही है। तो फिर ये अंतर क्यों है। आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है, आपने ये पढ़ा है। यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद की डेफिनेशन यहाँ भी है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, जिसे हम नेट बल भी कहते हैं। अब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा है, मतलब आपके पैरों के नीचे जितनी रेत है उसी पर लग रहा है, और आपका भार जितना है पूरा बल उतने से ही क्षेत्रफल उतनी ही रेत पर लग रहा है। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क के क्षेत्रफल के बराबर लगता है, मतलब आपका शरीर जितने रेत के संपर्क में आएगा पूरे रेतों पर बराबर रूप से वो बढ़ जाएगा, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से तो अधिक है। मतलब रेत जो है अधिक आपके शरीर के संपर्क में आएगी ना। इस प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद समान है, मतलब बल नेट बल पूरा समान लग रहा है, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं। इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर कि वह लगता है। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। यहाँ आप दाब की परिभाषा देख सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल अर्थात प्रणोद को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इस प्रकार दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल या प्रणोद बटे क्षेत्रफल लिखते हैं हम, जो कि दाब निकालने का फॉर्मूला है।
इक्वेशन 9.20 में प्रणोद तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का एसआई मात्रक प्राप्त होता है। यह मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर पावर -2 है। वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल भी कहते हैं, जिसे मतलब दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। किसके सम्मान में, ब्लैस पास्कल के सम्मान में, जिसे PA से व्यक्त किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रफलों पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए आइए एक संख्यात्मक उदाहरण का विचार करें। यहाँ आपको एग्जाम्पल 9.6 दिया गया है, इसको देखते हैं। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg है तथा इसकी बीमाएं यानी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह, इसकी निम्नलिखित क्या कह रहे हैं, विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है। ए पर दिया गया है, देखिए ए में कैसे विमाओं को रखा गया है, आप 20 और 10 को रखा गया है, और बी फिगर में आप देख सकते हैं 20 और 40 को दिया गया है। जब हम 20 और 10 से क्षेत्रफल को निकालेंगे 20 × 10 करके 200 निकलेगा, और यहाँ पे हमें 20 × 40 करके 800 क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो बल बटे क्षेत्रफल हम दाब की परिभाषा पढ़ चुके हैं। तो प्रणोद जो है पहले तुलना में आप देख सकते हैं गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम दिया गया था, बीमाएं ये दी गई थी। तो गुटके का भार मेज की सतह पर प्रणोद लगाता है। प्रणोद क्या निकालेंगे, m × g से। द्रव्यमान हमको 5 किलोग्राम दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान हम 9.8 रखते हैं, तो हमें लगने वाला प्रणोद 49 न्यूटन प्राप्त होगा। आगे देखते हैं सतह का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई से निकालते हैं। फिगर ए में आपको सेंटीमीटर में था, 200 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा, और इसको इक्वेशन 9.20 में रखेंगे तो दाब बराबर क्या आएगा, बल बटे क्षेत्रफल यानी प्रणोद बटे क्षेत्रफल। प्रणोद हमारा 49 न्यूटन प्राप्त हुआ है, 49 न्यूटन, और दाब हमें क्या प्राप्त हुआ, क्षेत्रफल क्या प्राप्त हुआ है, 0.02 मीटर स्क्वायर। तो हमें दाब क्या प्राप्त हो जाएगा, 2450 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पावर -2। और जब गुटके की कौन सी विमाएं 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर को सतह पर रखते हैं, तब इसका क्षेत्रफल क्या प्राप्त होगा हमें, 800 सेंटीमीटर यानी मीटर में 0.08 मीटर स्क्वायर। तो इस पर लगने वाले दाब को हम निकालेंगे 49 बटे 0.08 देखते हैं, तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी 612 यानी 612.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस फिगर बी के अकॉर्डिंग आपको दाब प्राप्त होगा। सतह 20 तथा 10 सेंटीमीटर द्वारा लगाया गया दाब आपको प्राप्त हुआ था 2450 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और सतह 40 × 20 सेंटीमीटर द्वारा लगाया गया दाब क्या प्राप्त हुआ, 612.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस प्रकार वही बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगाता है। यही कारण है कि कीलों के सिरे नुकीले होते हैं, चाकू की तेज धार होती है तथा भवनों की नींव चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि छोटे क्षेत्रफल पर अधिक दाब लगता है और बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगता है, और इसीलिए जब हम नुकीली चीज़ों का क्षेत्रफल कम कर देते हैं तो दाब अधिक लगता है, और घरों की दीवारों की नींव चौड़ी कर देने से दाब कम लगता है। अब हम देखते हैं तरलों में दाब। सभी द्रव या गैसें तरल, यहाँ पे जो है द्रव और गैसें दोनों तरल मानी गई हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके तरल, यहाँ पर गैस और द्रव दोनों को बोला गया है, उसके आधार पर तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचारित हो जाता है। मतलब चारों दिशाओं में अगर किसी बर्तन में रखा गया है जैसे कि, तो दाब जो है चारों दिशाओं में बिना घटे ही विस्तारित हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, संचारित हो जाएगा। उत्प्लावकता क्या होती है इसके बारे में देखते हैं।
क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं और आपने स्वयं को कुछ हल्का में अनुभव किया है? बिल्कुल। क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है? हाँ, खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती। हाँ, क्योंकि पानी में जब रहता है तब तक वो हमें थोड़ी हल्की महसूस होती रहती है और जैसे ही हम बाहर निकालते हैं वो थोड़ी भारी हो जाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। उत्प्लावकता का अर्थ समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है 9.4, इसको देख लेते हैं। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह को एक वायुरोध डॉट से बंद कर दीजिए। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए। आप देखेंगे कि बोतल तैरती है। बोतल को पानी में धकेलिए। आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करते हैं। इसे और अधिक नीचे धकेलने का प्रयत्न कीजिए। आप इसे और अधिक गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह न डूब जाए। अब बोतल को छोड़ दीजिए। यह उछलकर सतह पर वापस आ जाती है। हम पहले ही कर चुके हैं, बचपन में ये अक्सर करते थे हम। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूबी ही क्यों नहीं रहती? क्या आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? उसको दबाकर उसमें पानी डालकर, जब उसमें पानी भर जाएगा तभी वो डूबेगा। जब तक वो खाली रहेगी तब तक नहीं डूबेगी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है। इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खींचती है जब हम ऊपर से दाब डालते हैं, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगा रहा है, अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल उसके भार से अधिक है। मतलब पृथ्वी जितने बल से उसे अपनी ओर आकर्षित, नीचे की ओर आकर्षित कर रही है, अर्थात उसका भार जितना है उससे अधिक जल जो है उस पर ऊपर की दिशा में बल लगा रही है। इसलिए छोड़ने पर वह ऊपर उठती है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। मतलब हमें ऊपर से और बल लगाना पड़ेगा। इसे नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब बाहर से हम बल लगाकर उसे संतुलित कर सकते हैं। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर हो। मतलब उसका भार जितना कम पड़ रहा हो, गुरुत्वाकर्षण बल जितना उस पर कम पड़ रहा हो, उतना हम बाहर से उस पर बल लगाएं तो उत्प्लावकता मतलब पानी द्वारा लगाया गया बल और बाहर से लगाया गया बल संतुलित हो जाएगा, तो बोतल डूबी रहेगी। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बोतल पर जो पानी द्वारा ऊपर की ओर बल लग रहा था वो कौन सा बल था? उत्प्लावन बल। वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। यहाँ एक्टिविटी 9.5 दी गई है, इसको देखते हैं। पानी से भरा एक बीकर लीजिए, एक लोहे की कील लीजिए और इसे पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है। कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाती है जो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए बल मतलब ऊपर की ओर लगाए गए बल अर्थात उत्प्लावन बल से अधिक है। मतलब पृथ्वी जितना बल से उसको खींच रही है वो बल अधिक है पानी द्वारा ऊपर लगाए गए बल से, इसलिए वो नीचे डूब जाती है। जैसा कि आपको फिगर 9.5 में दिया गया है, ये कील आपको मग के तली में डूबा हुआ मिलेगा और ऊपर जो स्पंज आपने डाला है वो तैरता हुआ मिलेगा।
आगे देखते हैं एक्टिविटी 9.6। पानी से भरा बीकर लीजिए, एक कील तथा समान द्रव्यमान का एक कॉर्क, वही कॉर्क जो ऊपर था, का टुकड़ा लीजिए। इन्हें पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है, कील डूब जाएगी और कॉर्क तैरता रहेगा। कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ऐसा उनके घनत्वों में अंतर के कारण है। मतलब हम पढ़ चुके हैं कि जिसका जितना भार होता है, मतलब उसका भार वही होता है जिस बल से गुरुत्वीय बल उसको खींचती है। और जब बल ज़्यादा होगा, बल ज़्यादा लगाएगी पृथ्वी, अर्थात उसका भार ज़्यादा होगा, तो वो नीचे डूब जाएगा। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। यहाँ घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। हम घनत्व का फॉर्मूला जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ है कि कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है। अर्थात कॉर्क पर जितना उत्प्लावन बल लग रहा है, कॉर्क का भार जो है उससे कम है। आगे देखते हैं, इसलिए यह तैरता है। जैसा कि फिगर आपको 9.5 में यहाँ दिखाया गया है, कॉर्क तैर रहा है और कील डूब गई है। आगे देखते हैं, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए यह डूब जाता है। भार से कम है मतलब पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से कम है। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं और द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। आप यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट ये आपके लिए हो गया कि इस द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरेंगी और द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाएंगी। आगे देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। एक्टिविटी 9.7 दी गई है, इसको देखते हैं। एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और इसे कमानीदार तुला या रबड़ की डोरी से एक सिरे से बांध दीजिए। तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाकर, जैसा कि फिगर 9.6a में दिखाया गया है आपको, पत्थर के भार के कारण, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए एक डोरी से पत्थर को बांधा गया और लटकाया गया है। उसको फिर हम तरल में डालते हैं तो क्या महसूस करते हैं, पत्थर के भार के कारण रबड़ की डोरी की लंबाई में वृद्धि या कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कीजिए। मतलब जितनी वृद्धि होती है उसको नोट करिए। अब पत्थर को एक बर्तन में रखे पानी में धीरे धीरे डुबोइए, जैसे कि इसमें किया गया है, फिगर 9.6b में दिखाया गया। जैसे प्रेक्षण कीजिए कि डोरी की लंबाई में या तुला की माप में क्या परिवर्तन होगा। डोरी की लंबाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने उत्प्लावन बल पढ़ा है ना, कि अभी तो इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था पृथ्वी, और पृथ्वी से अपनी नीचे ओर खींच रही थी और लंबाई में वृद्धि हो रही थी। अब यहाँ जल द्वारा भी, तरल द्वारा भी उस पर उत्प्लावन बल लगेगा, मतलब इसकी डोरी की लंबाई कम भी होगी। आगे देखते हैं, आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती है। तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। मतलब लंबाई में कमी नहीं होती है, ना ही वृद्धि होती, जब पत्थर पूरी तरह से डूब जाता है। डोरी के प्रसार या तुला की माप में कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर उस ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है। इसके परिणाम स्वरूप रबर की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है और इसलिए लंबाई की वृद्धि में कमी आ जाती है। जैसे कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तो यही उत्प्लावन बल यहाँ लग रहा है, इसलिए डोरी की लंबाई में कमी आ रही है। किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है? क्या किसी एक ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होता है? क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा प्राप्त होता है, जिनको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है
तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि क्या है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से, पूरी तरीके से या थोड़े थोड़े रूप से डुबोते हैं तो वह ऊपर की ओर मतलब ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है और वो बल किसके बराबर होता है? वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर। मतलब वस्तु के भार में आई कमी कितनी होती है? वस्तु जितना तरल हटाएगा। मतलब इन्होंने बताया वो जो बल होता है वो बल कितना होगा जितना वो वस्तु अपने तरल के भार को हटाएगा। मतलब जितने तरल को हटाएगा, तरल के जितने भार को हटाएगा उतना ही बल वो महसूस करेगा। क्या अब आप मतलब उसके भार में उतनी ही कमी आएगी। क्या अब आप स्पष्ट कर सकते हैं कि एक्टिविटी 9.7 में पत्थर के पानी में पूरी तरह डूबने के बाद डोरी में प्रसार में और कमी क्यों नहीं आती? क्योंकि वो अपने पूरे आयतन के बराबर तो तरल को हटा सकता है। अब उसके आयतन से ज़्यादा वो नहीं हटा पाएगा, इसलिए उसके भार में कमी आना बंद हो जाती है और उसकी लंबाई में, उसकी डोरी की लंबाई में कमी आना भी बंद हो जाता है। यहाँ आर्किमिडीज के बारे में कुछ दिया गया है, इसको देख लेते हैं। आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। वे सड़कों पर यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ है मैंने पा लिया। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उनके यांत्रिकी तथा ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उत्तोलक, घिरनी तथा पहिया और धुरी के विषय में उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता की। यहाँ हम आगे देखते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व को मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है? द्रवों के घनत्व को मापने के लिए। और ये किस पर आधारित है? किस सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है। ये इंपॉर्टेंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता है। मतलब ध्रुवों पर गुरुत्वीय बल ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर इसका मान कम होता है। इसलिए हम जानते हैं कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात W = m/g। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो वे वस्तुएं डूब जाती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।